हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो एग्ज़ाम अभी रिसेंट में 70% कोटा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए कंडक्ट किया गया था ऑन द डेट 4 मई 2025। तो उसके हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द elements of electrical engineering given in the options cannot be analyzed using Ohm's law। ठीक है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ की बात की जा रही है, और जो कि काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, दैट इज व्हाट बी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, एंड दिस इज वैलिड फॉर लीनियर, जितने भी लीनियर सर्किट्स हैं उन सब के लिए वैलिड वैलिड है। एक तरह से लीनियर टाइम इनवेरिएंट सर्किट्स के लिए वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो V इक्वल टू दैट इज व्हाट आर आई, एंड इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया और रजिस्टर हो गया, ये तीनों लीनियर एलिमेंट्स हैं, तो इनके लिए ओम्स लॉ वैलिड होगा। और ट्रांजिस्टर के लिए जो है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रांजिस्टर। बिकॉज ट्रांजिस्टर जो है, अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर की जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, इसका आउटपुट ऐसा होता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिस्टर का, और अदर का जो है वह कैसे होगा आपका, बिल्कुल ऐसे होगा, दैट इज व्हाट लीनियर एंड दिस इज अ नॉन लीनियर नेचर। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस विल हैपन इन अ ट्रांसफार्मर व्हेन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज लेस देन द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सपोज अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी टर्न्स को एन एस से लिखता हूँ और प्राइमरी टर्न को एन पी से लिखता हूँ, तो इस केस में यहाँ यह बोला जा रहा है कि क्या होगा जबकि नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स जो है वह कम हो एज कंपेयर टू व्हाट प्राइमरी टर्न्स। सो द वोल्टेज गेट स्टेप अप, द वोल्टेज गेट स्टेप डाउन, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द करेंट्स गिवन इन द ऑप्शंस इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी सर्किट्स ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर व्हेन द सेकेंडरी इज ओपन। ठीक है, तो अगर क्या है, सेकेंडरी साइड अगर ओपन है, अगर सेकेंडरी साइड क्या है, ओपन है, तो इस केस में यहाँ बोला जा रहा है कि जो प्राइमरी साइड में जो करंट ड्रॉ किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो दैट विल कॉल एज मैग्नेटाइजिंग करंट, दैट इज आई एम। ठीक है, ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लक्स, और यह करंट जो होगी दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज ई आई जी इन अ जोनल रेलवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जोनल रेलवेज के अंदर जो है तो ई आई जी कौन है। ई आई जी इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट। और ये कौन होता है, दैट इज हर एक जोनल रेलवे है पी सी डबल ई, कौन है, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सो पी सी डबल ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इफ द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन व्हाट इज एलिमेंट सेट टू बी। अभी हमने आपसे बात करी कि जहाँ पे मैंने बोला कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, या सपोज यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में वह जो एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड अ लीनियर एलिमेंट। क्या कहलाएगा, लीनियर एलिमेंट। तो हमारे जितने भी आर हो गए, एल हो गए, सी हो गए, दीज आर द लीनियर एलिमेंट। ओके, whereas transistor and diode, suppose this is a diode, that is what pn, or suppose this is a transistor, that is what npn। ठीक है, दिस इज a what नॉन लीनियर। ये दोनों क्या है, ये नॉन लीनियर है। दिस इज डायोड इज ऑल्सो अ नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर, और ये यूनिलेटरल है। ठीक है, whereas this RLC, दिस इज a what लीनियर एंड बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब करंट का तो दोनों डायरेक्शन से होना पॉसिबल है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। According to Fleming's left hand rule, what does the middle finger denote? Very very important question। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, तो इस केस में अगर हम बात करें सपोज यहाँ पे, दैट इज व्हाट एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, अगर जेड ये शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक्स ये शो कर रहा है और वाई ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ यह बोला जा रहा है, अगर ये तीनों परपेंडिकुलर हैं और थंब जो है वह क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, दैट इज एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। ठीक है, तो थंब जो है, थंब विल टेल अबाउट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल इंडिकेट बाय थंब, ठीक है, तो दिस इज अ थंब। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जो फोर फिंगर है, दैट विल टेल अबाउट व्हाट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल indicate by forefinger, whereas middle finger indicate what direction of current. Middle finger will indicate direction of current. So this is a middle finger will indicate direction of current. This is a forefinger that indicate the direction of magnetic field, and Z that is the what direction of force experienced by the conductor. तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे मिडिल फिंगर के बारे में, तो मिडिल फिंगर इंडिकेट व्हाट डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, which renewable energy source relies on photovoltaic cells? Very very important and very simple questions। सभी को पता है फोटोवोल्टाइक सेल्स, ठीक है, फोटो से डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स व्हाट सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी का जो यहाँ पे सिंपल सा आंसर दैट इज व्हाट सोलर, ऑप्शन बी, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, व्हाट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? वेरी सिंपल, सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वेरी वेरी सिंपल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। फॉर अ ट्रांसफार्मर विथ प्राइमरी टर्न्स 400, यहाँ पे दिया गया है आपको कि कोई ट्रांसफार्मर है जिसका जो प्राइमरी टर्न्स है दैट इज व्हाट एनपी दिया हुआ है, यहाँ पे एनपी दिया हुआ है कितना 400 है, और एनएस दिया हुआ है दैट इज व्हाट 100 दिया हुआ है। 20 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी दैट इज व्हाट आईपी दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट करंट विल गेट एट द सेकेंडरी, तो यहाँ पूछा जा रहा है आई एस कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करें, ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू दैट इज आई एस बाई आई पी, आई एस बाई आई पी। यहाँ से निकाल सकते हैं कि एन पी कितना है 400 है, 400 एन एस कितना है दैट इज व्हाट 100 इक्वल टू आई एस कितना है पता करना है हमको, और आई पी कितना है दैट इज व्हाट 20 एम्पियर। सो दिस इज 4 एंड 4 इंटू मल्टीप्लाई 20, सो यहाँ से आई एस इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 4 एंड जिसकी वॉट 80। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, द पर्पज ऑफ नो लोड टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर इज टू नो विच पैरामीटर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें नो लोड टेस्ट की, ठीक है, दैट इज व्हाट ट्रांसफार्मर में बेसिकली अगर आपके नो लोड टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो नो लोड टेस्ट को हम जनरली क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट। और ओपन सर्किट टेस्ट का इंपॉर्टेंस जो है आपके मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस को फाइंड आउट करने में किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द एक्टिव ट्रांसड्यूसर? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या है। तो बेसिकली एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जिनके लिए हमको कोई पावर सोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जिनके ऑपरेशन के लिए फॉर देयर ऑपरेशन नो एनी एक्सटर्नल पावर सोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है, आपको कोई भी पावर सोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर दिस देयर इज नो यूज ऑफ एनी पावर सोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स आर दोज which don't require any power source for their operations. Basically they work on the principle of what energy conversion, very very important। तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जांपल की हम बात करें अगर, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है जनरली जैसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक, या बेसिकली थर्मोकपल इज व्हाट एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। फोटोवोल्टाइक मैंने भी आपसे बात करी, फोटोवोल्टाइक, ठीक है। सो दीज आर व्हाट एक्टिव ट्रांसड्यूसर विच डजंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सोर्स फॉर देयर ऑपरेशन, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक, थर्मोकपल और फोटोवोल्टाइक, दीज आर द एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। और इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसड्यूसर की, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर को जो है तो आपको सोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पैसिव ट्रांसड्यूसर की बात कर लेते हैं। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स में जनरली जैसे आपके स्ट्रेन गेज हो गए, ठीक है, तो स्ट्रेन गेज इज व्हाट पैसिव ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। थर्मिस्टर्स हो गया, थर्मिस्टर क्या है, इज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर आरटीडी इज ऑल्सो अ पैसिव ट्रांसड्यूसर। सो ऑप्शन यहाँ पे कैपेसिटेंस, थर्मिस्टर, रेजिस्टेंस, थर्मोकपल, तो क्या जाएगा यहाँ पे, दैट इज व्हाट थर्मोकपल इज अ एक्टिव ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस हैपेंस एज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है सेमीकंडक्टर की, ध्यान रखिए, ना कि कंडक्टर ना तो इंसुलेटर, ठीक है।
यहाँ पे बात हो रही है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल देयर कंडक्टेंस प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन व्हाट कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है बेसिकली वह होता है दो तरह के चार्जेस, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन एंड अदर इज व्हाट होल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण जो होता है बेसिकली यहाँ पे आपके सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होता है। तो दो तरह की करंट फ्लो होगी यहाँ पे, दैट इज व्हाट आई एन, दैट इज कॉल्ड व्हाट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड आई पी, दिस इज द करंट ड्यू टू होल, मूवमेंट ऑफ होल। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज व्हाट सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, ठीक है। एन फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर होल, क्यू तो आपके चार्ज हैं और म्यू क्या है, मोबिलिटी, मोबिलिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ होल। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंडा यह है कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होती है उसकी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस केस में आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो बढ़ेंगे और मोर रिकॉम्बिनेशन होगा, और इस केस में जिससे हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो इस केस में जो कंडक्टिविटी होगी, देखिए यहाँ से आपको पता लग रहा है कि कंडक्टिविटी डायरेक्ट डिपेंड कर रही है एन और पी पर, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो एन और पी बढ़ेंगे, तो यहाँ से साफ आपको जाहिर हो रहा है कि सिग्मा उस केस में बढ़ेगा, तो यहाँ से कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन ऑप्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉसफेट, आपको पता होगा मॉसफेट इज नथिंग बट अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ठीक है। तो मॉसफेट इज अनकंट्रोल डिवाइस, गलत है, ठीक है। मॉसफेट जो है बेसिकली ये अनकंट्रोल डिवाइस नहीं है, ठीक है। मॉसफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, बिल्कुल सही है। मॉसफेट क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। मॉसफेट अगर आपको पता होगा तो मॉसफेट में बेसिकली ट्रांजिस्टर की तरह होता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका जो गेट होता है, दिस इज अ गेट एंड दिस इज अ सोर्स एंड दिस इज अ ड्रेन, ठीक है। तो गेट इज बेसिकली ये कैसा होता है, इंसुलेटेड होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट गेट करंट जो होती है वो आई इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। एंड दिस इज अ आई एस एंड दिस इज अ आई डी, ओके। तो मॉसफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। तो बेसिकली यहाँ पे VGS वोल्टेज अक्रॉस गेट एंड सोर्स, VGS अगर वेरी करता है तो इस केस में जो है यहाँ से वेरी होता है, तो वोल्टेज जो इसका मॉसफेट का आउटपुट है वो वेरी होता है। सो मॉसफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेर एज अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे यहाँ पे, तो ट्रांजिस्टर इज बेसिकली अ करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। तो बेसिकली आप याद रखिए मॉसफेट जो है वह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और IC इज इक्वल टू व्हाट बीटा IB, आपको पता होगा यहाँ पे, ये यहाँ से आपको पता है IC दैट इज व्हाट कलेक्टर करंट एंड IB दैट इज बेस करंट, एंड इट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन व्हाट इट रिलेट विद अ बीटा दैट इज व्हाट करंट गेन। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है यहाँ पे दिस इज व्हाट IC एंड IB, ठीक है। दैट इज व्हाट जो आउटपुट करंट है दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय बेस करंट। सो दिस इज अ व्हाट a current control device. This is for relation for what transistor, whereas for MOSFET this is a voltage control device. Option B is the right answer. Next question पे आते हैं। Which of the given option is used for supplying the critical loads where temporary power failure can cause a great deal of inconvenience? सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कभी भी अगर टेम्परेरी पावर फेलियर हो जाता है तो इस केस में उसका हारे का सहारा कौन रहता है, दैट इज व्हाट UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन द सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है दैट इज व्हाट R, और अगर C बनाया मैंने ये, और दिस इज व्हाट, अगर ये R0 है यहाँ पे और ये C है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है, AC वोल्टेज है, तो इस केस में C के क्रॉस जो करंट होगा या रिएक्टेंस होगा XC इज इक्वल टू होगा 1/2πfc या 1/ωc, ठीक है। कितना होगा 1/ωc, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो 2πfc। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि XC का जो रिलेशन है दैट इज व्हाट इनवर्स रिलेशन है F के साथ। तो F अगर बढ़ेगा तो XC क्या होगा, घटेगा। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में सप्लाई फ्रिक्वेंसी इंक्रीज, अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं अगर L के साथ रिलेशन पूछता है आपको कि L है अगर यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट्स है और इस केस में ऐसा है, तो L के साथ में XL आपको पता होगा दैट इज व्हाट ओमेगा L,
और ओमेगा इज इक्वल टू मैंने आपको बताया अभी 2πfl। तो एफ के साथ में इसका रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है, दैट इज व्हाट एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ है, तो एफ बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में पूछा जा रहा है व्हाट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल व्हाट डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ऑन विच ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज अ फ्यूज ऑपरेट। वेरी वेरी सिंपल, तो फ्यूज जो है बेसिकली हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द कलर ऑफ न्यू सिलिका जेल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे सिलिका जेल की, तो सिलिका जेल बेसिकली, सिलिका जेल का फंक्शन क्या है, बेसिकली इट इज अ विजुअल इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर इन द ऑयल। तो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज होता है, उस ऑयल में मॉइस्चर के प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सिलिका जेल को यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, सिलिका जेल। तो बेसिकली सिलिका जेल जो होता है, अगर ड्राई कंडीशन में अगर बात करें यहाँ पे, अगर उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है अगर, ठीक है, तो इस केस में अगर मॉइस्चर का प्रेजेंस नहीं है तो उसका जो कलर होता है वह कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, वह होता है ब्लू कलर का। लेकिन अगर जैसे ही अगर सपोज व्हेन इट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, अगर उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर इट बिकम्स व्हाट वॉयलेट कलर। कैसे हो जाता है, वह वॉयलेट कलर का हो जाता है, एंड आफ्टर वॉयलेट इट बिकम्स एंड चेंजेस इनटू फाइनल पिंक कलर, ठीक है। सो सिलिका जेल का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ब्लू कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ HVDC सिस्टम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HVDC दैट इज व्हाट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, HVDC दैट इज हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। बेसिकली अगर आपको बल्क पावर ट्रांसमिट करना है ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, तो इस केस में डायरेक्ट करंट का सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, सो हाई इनिशियल कॉस्ट, लोअर ट्रांसमिशन लॉसेस, हार्मोनिक्स आर जनरेटेड, हाई कोरोना लॉसेस। तो बेसिकली हाई कोरोना लॉसेस इज अ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज द वाटर हीटेड इन अ डायरेक्ट सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे एयर सर्कुलेशन जो है बेसिकली सर्कुलेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वाटर सर्कुलेशन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डायरेक्ट सोलर वाटर जो हीटिंग सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सर्कुलेटिंग पोर्टेबल वाटर थ्रू द सोलर कलेक्टर एक्सपोज टू सनलाइट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, विच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इज यूज्ड एज अ इंसुलेशन इन केबल। सो ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर, वार्निश्ड कैम्ब्रिक, XLPE, एंड ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। XLPE दैट मीन्स व्हाट क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ठीक है, XLPE दैट इज व्हाट क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ठीक है। सो XLPE, वार्निश कैम्ब्रिक और ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द इल्यूमिनेशन ऑफ 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड व्हाट, सो इट इज नथिंग बट अ लक्स, ठीक है। तो 1 ल्यूमेन दैट इज व्हाट 1 कैंडेला स्टे रेडियन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट लक्स, ठीक है। अगर सनराइज या सनसेट होता है ऑन अ क्लियर डे, तो उस टाइम पे जो है तो जनरली कितना 400 लक्स के अप्रॉक्स यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी रहती है या इल्यूमिनेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी लो एट अ रिलेटिवली लाइट लोड्स। सो ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी लो एट अ रिलेटिवली लाइट लोड बिकॉज फिक्स लॉस इज हाई इन प्रपोर्शन टू द आउटपुट, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज ट्रिकल चार्जिंग ऑफ अ स्टोरेज बैटरी हेल्प्स इट्स परफॉर्मेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिकल चार्जिंग का एप्लीकेशन है यहाँ पे। ट्रिकल चार्जर का मतलब क्या होता है, बेसिकली कीप द बैटरी फुली चार्ज एंड रेडी फॉर यूज, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिकल चार्जिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो कहाँ पे है कि आपकी जो बैटरी है उसको फुली चार्ज रखना और उसको डिस्चार्ज होने से बचाना, ठीक है। सो मेंटेन्स फुल चार्ज एंड प्रिवेंट सेल्फ डिस्चार्ज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन व्हाट डज अंडर चार्जिंग ऑफ अ बैटरी डू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर चार्जिंग ऑफ द बैटरी डू। अगर हम बात करें यहाँ पे अंडर चार्जिंग ऑफ द बैटरी की, तो आपको पता होगा एक इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड सल्फेशन इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सल्फेशन इफेक्ट। एज पर दिस इफेक्ट जो लेड फॉस्फेट है दैट इज बिल्ड अप ऑन द बैटरी प्लेट्स, ठीक है, ड्यूरिंग अंडर चार्जिंग ऑफ द बैटरी, ठीक है। सो इट लीड्स टू लेड सल्फेट बिल्डअप ऑन द बैटरी प्लेट्स। जैसे ही क्या होता है, मतलब ये जो बैटरी प्लेट्स हैं, इन बैटरी प्लेट्स पर जो है तो
क्या होने लगता है, PbSO4 जो होता है वो जमा होने लगता है, ठीक है। और जैसे ही अगर ये बैटरी जो है चार्जिंग स्टेज में जाती है तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, PbSO4 जो होता है ये अलग होने जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है। तो इस केस में जो लेड सल्फेट है वह बिल्डअप होने लगता है ऑन बैटरी प्लेट्स, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, सल्फेशन इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव अवेलेबल फॉर कंडक्शन एट अ रूम टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं बेसिकली, मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या दो तरह के होते हैं, वो एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली होल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, दिस इज अ चार्ज कैरियर, ठीक है। तो अगर किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज कॉल्ड अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यहीं पे अगर कैसा है, n इज ग्रेटर देन p या n इज लेस देन p, ठीक है। तो जहाँ पे n ग्रेटर देन p होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ n टाइप सेमीकंडक्टर, एंड अगर n इज लेस देन p है देन इज कॉल्ड अ p टाइप सेमीकंडक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड अ व्हाट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो है तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है या होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इस केस में वह कंडक्टर होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, अगर होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इस केस में वह पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और इसको हम बनाते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ डोपिंग। आपने पढ़ा होगा ये, विद द हेल्प ऑफ डोपिंग वी कैन चेंज द नेचर ऑफ कंडक्टर फ्रॉम इंट्रिंसिक टू एक्सट्रिंसिक, ओके। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर भी जो है आपको दोनों तरह के चार्ज कैरियर देखने को मिलेंगे, दैट इज व्हाट बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इन रेफरेंस टू द TRD इन इंडियन रेलवेज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TDMS। TDMS is nothing but a traction distribution management system. So option number B is the right answer, traction distribution management system. What is the axial distance between the catenary and the contact wire at the OHE support in the vertical plane? Very very important, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लांटेशन, स्टैगर, इनकम्बरेंस और पुशअप। तो बेसिकली जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है बिटवीन कैटेनरी एंड द कॉन्टैक्ट वायर दैट इज एट अ वर्टिकल प्लेन, दिस इज कॉल्ड अ व्हाट, इनकम्बरेंस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मिनिमम लॉन्ग ड्यूरेशन क्लियरेंस बिटवीन 25 किलोवोल्ट लाइव पार्ट्स एंड द अर्देंट पार्ट्स of a fixed structure or moving loads? So this is nothing but a 250 mm. So option number B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्स एज एन एन टाइप पोर्टल इज जनरली यूज्ड फॉर। तो बेसिकली दिस इज अ 4 ट्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन OHE मास्ट एंड अ सिग्नल पोस्ट व्हेन द मास्ट इज टू बी लोकेटेड बियॉन्ड द सिग्नल पोस्ट, देन दिस इज अ व्हाट, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what is the bond provided between the traction mast and non-track circuited rail known as? Very very important, this is called a structure bond. Basically structure bond जो होता है, this is also called a transverse bond. Transverse bond, basically this structure bond बेसिकली क्या करता है, इट इंश्योर प्रॉपर अर्थिंग एंड प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है। सो इट इंश्योर्स व्हाट, वन तो प्रॉपर अर्थिंग को इंश्योर करना, ठीक है, इट इंश्योर प्रॉपर अर्थिंग एंड अदर थिंग इज व्हाट, इट प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स, इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंट करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस फॉर 25 किलोवोल्ट TSS। तो इसके लिए कितना है आपका मैक्सिमम कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस इज व्हाट, 0.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज व्हाट इज द ओलिवर जी इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इन द TRD। तो TRD में जो आपका ओलिवर जी इक्विपमेंट है, ओलिवर जी इक्विपमेंट उसका यूज क्या है, तो बेसिकली इट इज यूज फॉर प्राइमरली OHE स्पार्क डिटेक्शन, OHE स्पार्क डिटेक्शन को फाइंड आउट करना एंड करंट कलेक्शन, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सो करंट कलेक्शन इज प्राइमरली यूज फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, विच इक्विपमेंट इन द 25 किलोवोल्ट OHE सिस्टम इन द गिवन ऑप्शंस इज यूज्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल एलिमेंटरी सेक्शंस सिस्टम विच आर अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस। So this is nothing but a section insulator assembly. Option C is the right answer. Next question is,
व्हाट इज द मटेरियल ऑफ विच आर द कॉन्टैक्ट वायर फॉर 25 किलो वोल्ट एच इज मेड अप ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए जो है तो हार्ड ऑन कॉपर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मली क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैटेनरी वायर फॉर 25 किलो वोल्ट टू एच ई। तो 25 किलो वोल्ट टू एच ई के लिए जो कैटेनरी वायर है उसका क्रॉस सेक्शन कितना होता है 65 स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द नॉर्मल मिनिमम इम्प्लांटेशन ऑफ अ मास्ट पर पोर्टल ऑन अ प्लेटफॉर्म इन द 25 किलो वोल्ट OHE सिस्टम। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट 4.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस फ्रॉम लाइव 25 किलो वोल्ट OHE। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट 2 मीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है at what distance before the neutral sections or the warning board installed in 25 किलोवोल्ट OHE सिस्टम। तो 25 किलोवोल्ट OHE सिस्टम यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यूट्रल सेक्शन के कितने डिस्टेंस के पहले जो है तो आपको वार्निंग बोर्ड देखने को मिलेंगे। तो दैट इज जनरली 250 मीटर और एंड 500 मीटर पर जो है तो आपको ये वार्निंग बोर्ड देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द गैप केप्ट बिटवीन द टू OHEs इन एन इंसुलेटेड ओवरलैप इन द 25 किलोवोल्ट OHE सिस्टम। तो अगर हम गैप की बात करें तो दैट इज व्हाट 500 mm का गैप जो है तो यहाँ पे इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट वोल्टेज इज द पावर फेड फ्रॉम द TSS इन अ 2 क्रॉस 25 किलो वोल्ट OHE सिस्टम। तो इसके लिए जो है तो 50 किलो वोल्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंडियन रेलवेज द BGAC इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट रोलिंग स्टॉक इज डिनोटेड बाई विच आर द कोड लेटर। तो AC इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स दैट इज व्हाट EMUs की बात करेंगे तो EMUs के लिए जो बेसिकली आपके WAU का यूज़ किया जाता है। ठीक है, WAP फॉर पैसेंजर लोगों के लिए, WAM फॉर मिक्स लोगों के लिए और WAG गुड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस डज नॉट हैव अ कोको बोगी अरेंजमेंट। तो बेसिकली WAP5 में जो होता है वह बोबो बोगी अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो WAP5 की जगह पे जो है बाकी WAP7, WAP4, WAP1। तो WAP5 में जो है तो बेसिकली कोको बोगी का अरेंजमेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द हॉर्स पावर ऑफ WAG9 लोको। तो WAG9 लोको की बात करें तो इसका जो हॉर्स पावर है दैट इज व्हाट वह कितना है आपका 6120 HP, 6120 HP। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एंड 4564 किलो वॉट। ठीक है, दिस इज फॉर WAG9 लोको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the full form of CVVRS, very very important, crew voice and video recording system, crew voice and video recording system, that is what CVVRS। ठीक है, so option A is the right answer। next question पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 which device is an electric locomotive automatically lowers the pantograph in case of obstructions or other emergency to prevent further damage। तो ORD, VCD, ADD और TPWD। तो ADD का यूज़ किया जाता है दैट इज ऑटोमेटिक ड्रॉपिंग डिवाइस। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ड्रॉपिंग डिवाइस दैट इज व्हाट ADD। ठीक है, या ऑटोमेटिक इमरजेंसी ड्रॉप बेसिकली है प्रोटेक्ट करता है OHE लाइंस को। ठीक है, और OHE लाइंस को कैसे प्रोटेक्ट करेगा बाय ड्रॉपिंग द पेंटो। तो पेंटो जब भी कभी अगर इमरजेंसी वगैरह हुआ एक्सीडेंट का सिचुएशन हुआ इस केस में ऑटोमेटिक जो है तो पेंटो को डाउन कर देगा। ठीक है, VCD दैट इज व्हाट विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, आपको पता होगा। TPWD नथिंग बट ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, TPWS। सो EDD इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं which among the given options about push pull type of train operations। तो बेसिकली पुश पुल ट्रेन ऑपरेशंस के लिए जो है तो फास्ट ऑपरेशंस ऑफ डेंस ट्रैफिक फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, नो नीड फॉर इंजन रिवर्सल वेयर द ट्रेन डायरेक्शन रिवर्सेस। ठीक है, सुइटेबल फॉर प्लेटफॉर्म रिटर्न ट्रेन एंड ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। सो सभी सही है पुश पुल ऑपरेशंस। विच कलर वायर्स आर यूज फॉर फेज इन हाउस वायरिंग। तो हाउस वायरिंग का सिस्टम आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे फेज के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं। तो एक तो बेसिकली 3 तरह के वायर होते हैं हमारे। लाइव वायर होता है, अदर इज व्हाट न्यूट्रल वायर। ठीक है, एंड न्यूट्रल वायर यूज़ करते हैं और ग्राउंड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लाइव वायर के लिए हम जनरली क्या रेड कलर यूज़ करते हैं। कौन सा कलर यूज़ करते हैं दैट इज R फॉर रेड। ठीक है, न्यूट्रल वायर के लिए जनरली हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं, ब्लू यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और ग्राउंड के लिए जनरली हम क्या यूज़ कर लेते हैं, ग्रीन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन विथ येलो स्ट्रिप है ना, ग्रीन विथ येलो स्ट्रिप, तो यू यूज़ कर लेते हैं है ना। तो इस तरह से अगर पूछा जा रहा है तो लाइव के लिए तो रेड यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन विच आर द गिवन ऑप्शन द सेफ्टी प्रोविजन नोन एज डेड मैन्स हैंडल इज प्रोवाइडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेड मैन हैंडल्स की बात करेंगे तो आपके जो MU कोचेस हैं, ठीक है, उसमें जो है तो बेसिकली जैसे आपके यहाँ पे विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस यूज़ किए हैं लोगों के अंदर, उसी प्रकार EMUs के अंदर जो है बेसिकली आपके डेड मैन हैंडल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो EMUs जो है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, ठीक है, इसके अंदर जो है तो डेड मैन हैंडल्स का प्रोविजन है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेड मैन हैंडल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
50 की बात करेंगे, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द रिफ्रेशर कोर्स ऑफ एलपीस एंड एएलपीस इंक्लूडिंग 3 फेज। तो बेसिकली 3 साल में हम जो है तो यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, which of the given options is the period when power supply to the traction motors is cut off and the train is allowed to run on its on momentum। सो एक्सीलरेटिंग, नोचिंग अप, कोस्टिंग ऑन रियोस्टैट ब्रेकिंग। तो कोस्टिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें कि पावर सप्लाई को जो है टू द ट्रैक्शन मोटर वो कट ऑफ कर दिया जाता है और ट्रेन जो होता है अपनी मोमेंटम पर उसको अलाउ किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कोस्टिंग। क्या बोलते हैं, कोस्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर AC 3 टायर EOG LHB AC कोचेज। तो LW 3 टायर, AC 3 टायर है तो 3 टायर के लिए जो है तो हम CN यूज़ करते हैं, ठीक है। और AC है तो AC रहेगा, L फॉर LHB, W फॉर वेस्टिब्यूल, AC 3 टायर, ठीक है। L फॉर LHB वेस्टिब्यूल, ठीक है। एंड यहाँ पे जो G है दैट इज यूज फॉर व्हाट, सेल्फ जनरेशन। एंड AC और CW जो है बेसिकली 2 टायर के लिए यूज किया जाता है, तो CW 2 टायर के लिए और CN जो है वह 3 टायर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। W फॉर वेस्टिब्यूल, L फॉर LHB, ठीक है। L LHB वेस्टिब्यूल AC 2 टायर, LWLRRM दैट इज LWLRRM पूरा यूज होना चाहिए। तो दिस इज अ व्हाट, पावर कार्ड, ठीक है। LWLRRM, ठीक है। दिस RM इज कॉल्ड अ पावर कार्ड एंड दिस R फॉर गार्ड कंपार्टमेंट के लिए बेसिकली यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज RMPU स्टैंड्स फॉर। तो सबको पता है बेसिकली, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, दैट इज कॉल्ड अ RMPU। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 750 वोल्ट फीडर लाइंस रनिंग थ्रू द LHB AC कोचेज। तो बेसिकली 2 फीडर लाइंस जो है LHB AC कोचेज के थ्रू 750 वोल्ट की यूज की जाती है। उनको फर्दर जो है तो 415 वोल्ट में स्टेप डाउन किया जाता है। सो यहाँ से जो है तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ द ब्रशलेस अल्टरनेटर्स यूज्ड इन नॉन AC BG SG कोचेज। तो SG कोचेज जो है सेल्फ जनरेटिंग टाइप के कोचेज हैं, उनके अंदर जो ब्रशलेस अल्टरनेटर्स यूज किए जाते हैं उसमें 4.5 किलो वोल्ट का ब्रशलेस अल्टरनेटर लगा होता है। आप सभी को पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल्स इनसाइड द एयर कंडीशन कंपार्टमेंट ऑफ अ BG AC LHB कोचेज आफ्टर विच डीह्यूमिडिफिकेशन गेट्स एक्चुएटेड। तो बेसिकली इसका जो लिमिट है दैट इज व्हाट, 60%, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 60%, 60% दैट इज द लिमिट फॉर फर्स्ट डिवीजन। सो 60% पे जो है तो एक्चुएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what is the total capacity in a tons of refrigeration of roof mounted package units in a AC 3 टायर AC कोचेस। तो इसके अंदर बेसिकली 14 टन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, what is the measured in a coach using the double test lamp method। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल टेस्ट लैम्प मेथड का यूज जो है बेसिकली वह किसके लिए किया जाता है, टू चेक अर्थ फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो अर्थिंग इन द कोचेस, बेसिकली जो कोच में अर्थिंग को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे व्हाट, डबल टेस्ट लैम्प मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अल्टरनेटर ऑफ ए EOG पावर कार ऑन द इंडियन रेलवेज। तो सभी को पता है, आपने कमिंस के बहुत सारे देखे हैं, यहाँ पे 500 kVA के जो अल्टरनेटर्स है वो यूज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स इन EMU मोटर कोच इन द इंडियन रेलवेज। तो EMU मोटर कोचेज होते हैं बेसिकली आपके, EMU मोटर कोचेज के अंदर बेसिकली अगर हम मोटर कोच की बात करें तो एक मोटर कोच में टोटल यहाँ पे जो है तो कितने ट्रैक्शन मोटर्स लगे हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स आर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवेपोरेटर इन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर जो इवेपोरेटर का काम है दैट इज बेसिकली टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इनसाइड द स्पेस एंड टू बी कूल्ड एंड टू ट्रांसफर इट टू द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो यह क्या करता है, अब्जॉर्ब द हीट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस ड्राइव्स द एलिवेटर टू लैंडिंग एंड ओपन्स द डोर व्हेन द एलिवेटर स्टॉप्स इन बिटवीन ड्यू टू पावर सप्लाई फेलियर और सिंगल फेजिंग। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ गाइड रेल्स इन एलिवेटर सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाइड रेल बेसिकली क्या करती है आपकी, गाइड रेल जो होती है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है, अलाइनमेंट को मेंटेन रखती है, सेफ्टी, स्मूथनेस, मेंटेनेंस, इन सबको मेंटेन रखती है। सो इट बेसिकली मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
As per RDSO specification of 2019, what is the nominal speed prescribed for escalators to be provided at a railway stations? तो इसका जो speed है as nominal speeds, that is what है 0.5 meter per second. Very very important, 0.5 meter per second. Okay, next question पे आते हैं. Which are the following given options is not a part of the indoor unit of the split AC air condition? तो split AC air conditions के अंदर जो है आपका evaporator coil, expansion valve, air filter, condenser coil. तो basically कंडेंसर कॉइल इज द पार्ट ऑफ व्हाट आउटडोर यूनिट. ठीक है, तो आउटडोर यूनिट में ये जो है लगा होता है. तो यहाँ पूछा जा रहा है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडोर यूनिट. ठीक है, तो कंडेंसर कॉइल. ठीक है, कंडेंसर कॉइल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडोर यूनिट. ठीक है, बेसिकली कंडेंसर कॉइल कहाँ लगा होता है? आउटडोर यूनिट में लगा होता है. तो इवेपोरेटर कॉइल हो गया या एक्सपेंशन वॉल्व हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ये तीनों कहाँ लगते हैं? इंडोर यूनिट के अंदर लगे होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एज पर इंडियन रेलवे SOP 2018, what is the power of DRM to dispense calling of tender for works which are urgent in nature and to accept offer received in response to the quotations? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोटेशन की जो पावर है DRM के लिए यहाँ पे बात की जा रही है. व्हाट इज द पावर ऑफ DRM टू डिस्पेंस कॉलिंग ऑफ टेंडर फॉर वर्क्स व्हिच आर अर्जेंट इन नेचर एंड टू एक्सेप्ट ऑफर रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू द कोटेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अप टू 10 लाख पर केस विद एनुअल सीलिंग लिमिट जो है इसकी 1.2 करोड़ है. ठीक है, 10 लाख पर केस, 10 लाख पर केस विद एनुअल सीलिंग लिमिट जो है इसका 1.2 करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. which system empowers the consumers to choose their electricity suppliers from the open market? तो ओपन मार्केट जो है तो आप जितने भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर्स उसको चूज कर सकता है. ठीक है, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ ओपन एक्सेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड अ ओपन एक्सेस सिस्टम, जिसके अंदर क्या है बेसिकली कंज्यूमर्स कैन चूज द इलेक्ट्रिकल सप्लायर फ्रॉम द ओपन मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ड्यू टू विच आर द गिवन ऑप्शंस डज अ पंप सेट मोटर बर्न ड्यूरिंग सर्विस? ये आप सभी को इसका आंसर, ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है. सो सिंगल फेजिंग, ड्राई रनिंग या ओवरलोडिंग के केस में जो है तो बर्न हो सकता है. व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट एव रेल लेवल ऑफ अ न्यू ओवरहेड पावर लाइन ऑफ द वोल्टेज 66 kV एंड अप टू 132 kV क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक? तो इसके लिए जो हाइट है वो दैट इज व्हाट 15.56. ठीक है, 15.56 मीटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 70. एज पर द इंडियन रेलवेज MSOP 2018, which officers from the user department will be required to sign a PAC proprietary article certificate of a value 30 lakh? So basically this is इसकी जो साइन की रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ व्हाट सिंगल टेंडर. ठीक है, सिंगल टेंडर के केस में होती है. अगर बात करें यहाँ पे तो 30 लाख का जो केस है वह किसके लिए होता है? बेसिकली PHOD के लिए और कोऑर्डिनेटेड HOD के लिए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मुख्य राजभाषा अधिकारी इन जोनल रेलवेज? तो सभी को पता है आपको दैट इज 1 ईयर का टेन्योर होता है इसका मुख्य राजभाषा अधिकारी का. The award scheme for encouraging the literary talent of the railway official for poetry collections. तो poetry collections के लिए आप सभी को पता है कि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं. ठीक है, और क्या ही बोलें, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये. हाउ मेनी कोर्सेज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्सोनल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रेनिंग इन राजभाषा? तो बेसिकली टोटल 4 कोर्सेज जो हैं दैट इज व्हाट प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, पारंगत. ठीक है, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, पारंगत, P4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच रेलवे ऑफिसर इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति? तो जोनल रेलवेज के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जोलिक की बात की जा रही है. तो जोलिक के जो चेयरमैन है बेसिकली कौन है? GM साहब है. ठीक है, नेक्स्ट है. व्हाट इज द कैश अवार्ड गिवन टू द रेलवे ऑफिसर्स फॉर गिवन डिक्टेशन इन हिंदी? तो इसके लिए जो है तो 5,000 रुपये का कैश अवार्ड दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु आर द एलिजिबल टू द पार्टिसिपेट इन द रेल यात्रा वृत्तांत? तो रेल यात्रा वृत्तांत के लिए जो बेसिकली कोई भी भारत का जो नागरिक है, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच राइटर हैज रिटन द नोबल चित्रलेखा? चित्रलेखा को जो लिखा है वह भगवती चरण वर्मा साहब ने लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु पुट फोर्थ द प्रपोजल ऑफ मेकिंग हिंदी द राजभाषा इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. एंड बेसिकली जो गोपाल स्वामी अयंगर हैं उन्होंने इसको रखा था. ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड द 8th शेड्यूल? 8th शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिसमें भोजपुरी ब्रिज भाषा जो है तो नहीं है. इसके अलावा जो ये तीनों लैंग्वेजेस जो हैं तो आपकी क्या है? A22 के अंदर मेंशन्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु हैज़ रिटन द नॉवल आनंद मठ? सबको पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं तो उन्होंने आनंद मठ नोवेल को लिखा है. Where are all the public money received for and on the behalf of the government of India as government's own revenue credited to? And this is called a consolidated fund of India. ठीक है, under article 266 clause 1. Very very important. Next है.
विच आर द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट अ रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सिंपल सा है, रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है आपको क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं होती, ठीक है। फॉर द गिवन करेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको मटेरियल सप्लाई करना है ऑन द डिमांड, जितना भी डिमांड होगा आपका, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इज नॉट स्पेसिफाइड इन केस ऑफ व्हाट रेट कॉन्ट्रैक्ट। टू विच पीयू इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिल बोथ ट्रैक्शन एंड नॉन ट्रैक्शन बुक। तो पीयू का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी यूनिट से है, तो बेसिकली प्राइमरी यूनिट 30 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द प्लान हेड फॉर 4200 फॉर। तो सभी को पता है वर्कशॉप एंड अदर प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए जो है तो प्लान हेड 42 को यूज़ किया जाता है, ठीक है। पैसेंजर इम्यूनिटीज स्टाफ इम्यूनिटीज आपको पता है प्लान 51, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू लाइन्स के लिए आपको पता है प्लान हेड 11 है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what is the planet for 3600। तो 3600 that is what other electrical works, very very important, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पैसेंजर इम्यूनिटीज प्लानेट 53 है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो गया। व्हाट इज वॉरफेज। वॉरफेज इज नथिंग बट अ पेनाल्टी फॉर ऑन फेलिंग टू रिमूव अ कंसाइनमेंट फ्रॉम रेलवे प्रीमाइसेस इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट वॉरफेज चार्जेस। कमेंट बताया डिमरेज चार्जेस के बारे में, पेनाल्टी कब लगेगी। व्हाट आर द डिमरेज चार्जेस। व्हाट इज द वैगन टर्न अराउंड एक्सप्रेशन। तो WTR जो है बेसिकली वैगन टर्न अराउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। कि सपोज आपका कोई वैगन है यहाँ पे, ये वैगन क्या हुआ, इस पे ये वैगन आया यहाँ पे, इस पे सपोज लोडिंग हुई, और लोडिंग होने के बाद ये गया यहाँ पे, ये किसी अनलोडिंग पॉइंट पे गया, और आफ्टर अनलोडिंग ये फिर से पुनः जो है तो लोडिंग पॉइंट पे आया, ठीक है। तो इसके यहाँ से जाना और फिर यहाँ पे पुनः वो आने में कितने दिन का समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट वैगन टर्न अराउंड। तो इसको हम डेज में यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर फर्स्ट लोडिंग वह नेक्स्ट लोडिंग के लिए कितने दिन बाद अवेलेबल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वैगन टर्न अराउंड। एज पर द इंडियन रेलवेज MSOP, हु हैज फुल पावर्स टू वेव और रिफंड वॉरफेज और डेमोरेज चार्जेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट AGM साहब हैज अ मैजिकल पावर टू डू सो। सो AGM दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLT इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंडर्स ऑन इंडियन रेलवेज, वेरी वेरी सिंपल, दैट इज स्पेशल लिमिटेड टेंडर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which is the highest statutory audit organizations in India, and this is nothing but a C&AG, Comptroller and Auditor General of India, as Article 148, and duty of CAG is defined in under Article 149, ठीक है। तो 149 के अंदर जो है तो ड्यूटी ऑफ कैग डिफाइंड है, और अंडर 148 के अंदर यह लिखा हुआ है कि देयर इज अ C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देयर शुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज PPO स्टैंड्स फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटायरमेंट। तो PPO इज नथिंग बट अ पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेंशन पेमेंट ऑर्डर इज अ व्हाट अ 12 डिजिट नंबर। अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो होता है उसमें टोटल कितने डिजिट होते हैं, तो दिस इज नथिंग बट अ 12 डिजिट नंबर, और इसे इशू कौन करता है, इट इज इशूड बाय EPFO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको EPFO का फुल फॉर्म बताना है कॉमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What is the ex gratia lump sum compensation for staff on duty in Indian Railways as per the 7th CPC। तो ex gratia lump sum compensation जो मिलता है वो 25 लाख रुपए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What is the minimum guaranteed kilometers allowance paid to the running staff on the Indian Railways। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कभी भी अगर आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005 देखेंगे, तो उसके अंदर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है फॉर द रनिंग स्टाफ, अगर बात करें तो मिनिमम गारंटीड किलोमीटर है, दैट शुड बी 120 किलोमीटर, दे शैल बी पेड 120 एट द रेट ऑफ 120 किलोमीटर फॉर द फुल स्टाइपेंड ड्यूटी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द करंट परमिसिबल HRA एज पर द 7th CPC फॉर एक्स क्लास सिटी। तो एक्स क्लास सिटी के लिए 30% है, वाई के लिए 20 है, और जेड के लिए 10 है, ठीक है। तो एक्स के लिए 30, वाई के लिए 20 और जेड के लिए 10, ठीक है, सब परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द गिवन ऑप्शंस इज द रेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कंट्रीब्यूशन द PF अकाउंट फॉर सब्सक्राइबर इन इंडियन रेलवेज, सो इक्वल टू द कंट्रीब्यूटर ऑफ द PF सब्सक्राइबर, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड फ्रॉम हेडक्वार्टर फॉर क्लेमिंग TA और ऑन इंडियन रेलवेज। तो बेसिकली 8 किलोमीटर का रूल है, तो मोर देन 8 किलोमीटर अगर आपने ट्रैवल कर लिया तो इस केस में आपको जो है तो TA के लिए हकदार हो गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर व्हाट टाइम और द NDA आवर्स, दैट इज व्हाट नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात की जा रही है यहाँ पे, फॉर द नाइट शिफ्ट ऑन द इंडियन रेलवेज, तो 10 PM से 6 AM तक की जो ड्यूटी है आपकी वह NDA के लिए काउंट होगी, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDA के लिए जो है प्राइमरी यूनिट्स
का नंबर क्या रहेगा वो कमेंट में बताइए। ऑन इंडियन रेलवेज फॉर विच मिनिमम डिस्टेंस is the CTG paid for transfer involving change in the location of the station, very very important, and this is nothing but a 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इस केस में आपको जो है तो आपका जो बेसिक है उसका 80% ऑफ द बेसिक का 80% जो है दैट इज कैन बी ड्रॉन फॉर CTG। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन इंडियन रेलवे व्हाट इज द पेंशन गिवन व्हेन द रेलवे एम्प्लॉइज रिटायर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 60 ईयर्स ऑफ द एज कॉल्ड। तो इस केस में जो है तो आपको सुपर एनुएशन पेंशन मिलता है। आपने 60 साल की सर्विस जो है हैप्पीली कंप्लीट कर ली है, तो इस केस में आपको जो पेंशन मिलेगी दैट इज व्हाट सुपर एनुएशन पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इनवैलिड पेंशन के बारे में बताइए। इनवैलिड पेंशन में भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, तो उसके बारे में आपको होप सो पता होगा। व्हाट विल बी द नॉर्मल रिटायरमेंट डेट ऑफ एन इंडियन रेलवेज एम्प्लॉइज हुज डेट ऑफ बर्थ इज 1 जनवरी 1959। तो इस केस में अगर हम बात करें तो उसका जो नॉर्मल रिटायरमेंट डेट होगा कब होगा, दैट इज ऑन 31 दिसंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ द प्रिविलेज पासेस विल बी एम्प्लॉइज ऑफ ग्रुप ए एंड बी सर्विसेज इन द इंडियन रेलवेज हु हैव सर्व फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो अगर मोर देन 20 ईयर्स सर्व कर लिया है तो इस केस में जो ग्रुप ए और बी सर्वेंट्स हैं उनको बेसिकली 3 सेट्स पास मिलेगा। कितना मिलेगा, दैट इज 3 सेट्स ऑफ द पास। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If an Indian Railway pensioner is between 80 to 85 years of age, what will be his additional pension in percentage over the pension at a time of superannuation? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगर आप 80 से 85 पे हैं, ठीक है, 80 to 85, तो इस केस में आपको जो है तो 20% ऑफ बेसिक पेंशन कितना मिलेगा, 20% ऑफ आपकी जो बेसिक पेंशन है। ठीक है, सो 20% ऑफ बेसिक पेंशन यू विल गेट। और अगर आपने 85 to 90 है, 85 प्लस है अगर, तो इस केस में आपका 30% ऑफ बेसिक पेंशन हो जाएगा। 90 to 95 है तो इस केस में आपको 40% ऑफ बेसिक पेंशन हो जाएगा। और 95 to 100 है तो इस केस में आपको 50% ऑफ बेसिक पेंशन हो जाएगा। और 100 या उससे ज़्यादा है तो इस केस में आपको 100% ऑफ बेसिक पेंशन हो जाएगा, 100% ऑफ बेसिक पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे 80 से 85 के बीच में पूछा जा रहा है, तो 80 से 85 के बीच में 20% ऑफ बेसिक पेंशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन अंडर DNDR? वेरी वेरी सिंपल। तो SF1 जो है बेसिकली वे सस्पेंशन के लिए यूज़ करते हैं। सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी, आप सबको पता है। SF2 डीम्ड सस्पेंशन, ठीक है। SF4 रिवोकेशन के लिए होता है सस्पेंशन का। और SF5 इज नथिंग बट अ मेजर पेनाल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट पीरियड इन पुलिस कस्टडी सफिशिएंट टू कंसीडर इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयज इन डीम्ड सस्पेंशन? तो बेसिकली 48 आवर्स, पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PREM? सबको पता है, दैट इज व्हाट पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट इज नथिंग बट ऑप्शन ए, दैट इज कॉल्ड प्रेम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRMS? दैट इज नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMS? इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर डिड द पेंशन स्कीम स्टार्टेड इन इंडियन रेलवेज? तो पेंशन स्कीम की स्टार्टिंग जो है बेसिकली 1 अप्रैल से मानी जाती है, 1 अप्रैल 1957। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 1957 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द हेडक्वार्टर लेवल कमेटी ऑफ द SBF? तो SBF के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो PCPO हैं, तो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर 8 पढ़ लीजिए, SBF इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी डेज चाइल्ड के रिलीफ? CCL की बात की जा रही है यहाँ पे, तो CCL जो है तो आपको 730 दिन मिलता है यहाँ पे, है ना। फॉर अ वुमन रेलवे या सिंगल मेल अगर रेलवे सर्वेंट है तो इस केस में भी उसको CCL मिलेगा। और कितने दिन का मिलता है? 730 दिन, जिसमें पहले 365 दिन जो है तो आपको पूरा सैलरी मिलता है 100%। और अगला जो 365 दिन होता है उसके उसमें आपको 80% सैलरी मिलता है, तो 80% ऑफ लीव सैलरी मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है टोटल 730 डेज का जो है CCL एक एम्प्लॉय को दे है। तो इस तरह से हमने टोटल 110 क्वेश्चन जो है तो एक सिंगल वीडियोस में कवर करने की कोशिश की। वीडियो से जुड़ा अगर कोई मेरे से जो है तो भूल बस या जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिससे कि उसको जो है तो अदर लोग बेनिफिट्स ले पाएँ उसका, और मुझे भी उसके बारे में पता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।